दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ब्लैक वॉर कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसने कोल्ड वॉर जैसी चीज को सटायराइज किया। मैं बात कर रहा हूं 1964 में आई फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंजलव के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम स्टैनली क्यूब्रिक ने। ये पीटर जॉर्ज की नॉवेल रेड अलर्ट पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं पीटर सेलर, जॉर्ज सी स्कॉट, स्टर्लिंग हेडन और स्लिम पिकिंस ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ बहुत ही अहम सिंबॉलिज्म्स और थीम्स के बारे में जिससे हम इस फिल्म को और अच्छे से समझ सकते हैं, और आखिर में इसकी पूरी एनालिसिस के साथ इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही वाइड पहाड़ की चोटियों के शॉट से, बादलों से भी ऊपर। एक नरेटर हमें इस अफवाह के बारे में बताता है कि सोवियत यूनियन एक डूम्सडे डिवाइस पर काम कर रहा है। ये पीक्स शायद उसी जोखोव आइलैंड की हैं जिसका नरेटर ने डूम्सडे प्रोजेक्ट की लोकेशन बताकर जिक्र किया था। फिर हम देखते हैं क्रेडिट सीक्वेंस जो एक यूएसएएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर के सीन्स पर दिखाया जाता है और उसे दूसरे प्लेन की मदद से रिफ्यूल किया जा रहा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बर्पल्सन एयरफोर्स बेस पर, जहां ग्रुप कैप्टन लायनन मैंड्रेक को बेस कमांडर जनरल जैक डी रिपर का कॉल लेने के लिए भेजा जाता है। रिपर मैंड्रेक को बेस को अंडर कंडीशन रेड में करने का, बेस को सील करने का और सभी रेडियोस को जब्त करने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो मैंड्रेक को हालत की गंभीरता और इंपॉर्टेंस बताते हुए कहता है कि एक शूटिंग वॉर शुरू हो चुकी है और वो जल्द ही मैंड्रेक को 843rd बॉम्ब विंग को अटैक प्लानर ट्रांसमिट करने को कहता है। फिर हम उड़ते हुए B-52 बॉम्बर्स का शॉट देखते हैं जिसमें नरेटर हमें ऑपरेशन ड्रॉप किक समझाता है। इसमें यूएस स्ट्रेटेजिक एयर कमांड एक हवाई बॉम्बर्स की फोर्स को दिन में 24 घंटे के लिए मेंटेन करते हैं जो न्यूक्लियर पेलोड से आर्म्ड रहती है। फिर हमें यूएसएएफ B-52 के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहां मेजर टीजे किंग कॉन्ग और उसकी टीम बोर हो रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, प्लेबॉय पढ़ रहे हैं और कार्ड्स खेल रहे हैं। अचानक एक रेडियो ट्रांसमीटर से उन्हें एक कोड डिलीवर होता है जिसे कम्युनिकेटर विंग अटैक प्लान आर कह के डिकोड करता है। वहां पे किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं होता और मेजर कॉन्ग खुद इस बात को डबल चेक करने के लिए रेडियो पर आते हैं। वो खुद ही ऐसा मान लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि सोवियत ने ऑलरेडी वॉशिंगटन डीसी पर अटैक कर दिया है और उन्हें इसके बदले उन पे अटैक करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। मेजर कॉन्ग ग्रेविटी और न्यूक्लियर कॉम्बैट की इंपॉर्टेंस के बारे में एक स्पीच देता है और क्रू अटैक प्लान आर की तैयारी करना शुरू करता है। यूएसएएफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बक टर्जिटसन के बेडरूम में टेलीफोन बजता है और उसकी सेक्रेटरी और मिस्ट्रेस मिस स्कॉट उस फोन को आंसर करती हैं। कर्नल और टर्जिटसन की बात मिस स्कॉट के थ्रू ही होती है। टर्जिटसन को बताया जाता है कि रिपर ने उसकी विंग के लिए अटैक प्लान आर इशू किया है और उसे बाहरी दुनिया से सारी कम्युनिकेशन कट करनी होगी, बावजूद इसके कि यूएस को कोई क्रेडिबल खतरा नहीं है। इधर बर्पल्सन में रिपर और उसके सिपाही अपने बेस को अटैक से डिफेंड करने की तैयारी करते हैं। सिर्फ रिपर यह बात जानता है कि जो अटैक करेंगे वो यूएस सोल्जर्स होंगे। मैंड्रेक रेडियो स्विच ऑन करता है और सिविलियन ब्रॉडकास्टिंग सुनता है जिसमें यह बताया जा रहा है कि असल में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोई शूटिंग वॉर नहीं चल रही है। उधर बॉम्बर पर मेजर कॉन्ग और उसका क्रू रेडियो डिस्क्रिमिनेटर स्विच ऑन करता है जो सभी कम्युनिकेशंस को रिसीव होने से बचाता है, बजाय उस मैसेज के जिसमें पहले एक 3 लेटर कोड प्रीफिक्स हो जिसे हमें OPE के रूप में दिखाया जाता है और ग्राउंड पे इस बात को सिर्फ रिपर जानता है। फिल्म 3 सेटिंग्स में आगे बढ़ती है। पहली, द B-52 बॉम्बर।
दूसरी बर्पल्सन एयरफोर्स बेस और तीसरी पेंटागन वॉशिंगटन डीसी के वॉर रूम में। अब इन 3 अलग अलग जगहों पे जो भी होता है उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स दूसरी लोकेशंस के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते बर्पल्सन की सीलिंग और बॉमर में रेडियो डिस्क्रिमिनेटर की वजह से। बर्पल्सन में कैप्टन मैंड्रेक एक्साइटेडली रिपर के लिए रेडियो प्ले करता है, ये बताते हुए कि वो प्लेन्स को वापस बुला सकता है क्योंकि यहां कुछ गड़बड़ तो है, और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि रिपर अपना आपा खो चुका है और उसने खुद अटैक इशू किया था। रिपर मैंड्रेक को डांटता है, फिर उसे अपने ऑफिस में अपने साथ ही लॉक कर देता है और वो यूएस गवर्नमेंट को बॉमर विंग और सोवियत यूनियन पर अटैक करने वाली बात को सपोर्ट करने के लिए फोर्स करता है अपना प्लान एक्सप्लेन करके। इधर रिपर अपने इस बिलीफ को मैंड्रेक के सामने समझाता है कि यहाँ एक साम्यवादी षड्यंत्र यानी कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही है टू इम्प्योरिफाई आवर प्रेशियस ब्लडली फ्लूइड्स, यानी उसका ये मानना है कि सोवियट्स अमेरिकन वाटर का फ्लोरिडेशन काफी वक्त से यूज कर रहे हैं, जिससे अमेरिकन के प्रेशियस बॉडीली फ्लूइड्स पॉल्यूट हो रहे हैं। उसके नजरिए को आम शब्दों में समझें तो ये उनके मैनहुड पे खतरा है और वो इसका जिम्मेदार भी सोवियट्स को ही मानता है। वॉर रूम में यूएस प्रेसिडेंट मर्किन मर्फली को डिफेंसिव घमंडी जनरल टर्जिटसन से हालातों के बारे में पता चलता है। टर्जिटसन काफी धीरे प्रेसिडेंट को सारी डिटेल्स देता है और इस संकट में यूएसएएफ के फॉल्ट्स का भी खुलासा करता है। वो ये भी रिपोर्ट करता है कि उसके आदमी हर मुमकिन 3 लेटर CRM कोड को ट्राई कर रहे हैं जो इस ऑर्डर को कैंसिल कर सके, पर इसमें 2 दिन से भी ज्यादा वक्त लगेगा और प्लेन्स कुछ ही घंटों में अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। मफली यूएस आर्मी को बर्पल्सन बेस पर अटैक करने और जनरल रिपर को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है। फिर टर्जिटसन मफली को अटैक को जारी रखने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर मफली न्यूक्लियर की फर्स्ट स्ट्राइक वाली पार्टी बनने से इनकार कर देता है। बजाय इसके वो सोवियत एम्बेसडर एलेस्की डेसेरिस्की को वॉर रूम में सोवियत प्रीमियर दिमित्री किसोव को हॉटलाइन पे टेलीफोन करने के लिए ले आता है और टर्जिटसन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि एक फॉरेनर को इस टॉप सीक्रेट जगह में आने के लिए कैसे अलाउ किया गया। टर्जिटसन और एम्बेसडर बहस करते हैं और आखिरकार हाथापाई पे उतर आते हैं। फिर प्रेसिडेंट के फोन पे सोवियत प्रीमियर आ जाता है और एट लास्ट एम्बेसडर नेगोशिएट करने में मदद करता है। मफली प्रीमियर को अटैक की चेतावनी देता है और उसे बॉम्बर्स की पोजीशन और टारगेट रिवील करने के लिए ऑफर करता है ताकि सोवियत खुद को बचा सकें। इस दौरान बॉम्बर अटैक की तैयारी करना जारी रखते हैं। बर्पल्सन में यूएस आर्मी यूनिट का अटैक शुरू हो जाता है और वहां के सोल्जर्स ये सोचने लगते हैं कि सोवियत शायद यहां अमेरिकन की यूनिफॉर्म में भेस बदल कर आए हैं। वहां एक फायर फाइट छिड़ जाती है और रिपर अब भी मैंड्रेक को अपने ऑफिस में बंद किए हुए है। गोली उसकी ऑफिस की खिड़की में लगती है और रिपर अपने गोल्फ बैग से एक बड़ी मशीन गन निकाल लेता है और मैंड्रेक को एम्यूनेशन बेल्ट लगाने को कहता है। इस गन फाइट में रिपर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करना जारी रखता है और इस गोलीबारी में भी शांत बना रहता है और आखिरकार ये खुलासा करता है कि उसने ये फ्लोरिडेशन वाली थ्योरी सेक्सुअल प्रोग्रेस में डिक्लाइन देखने के बाद डेवलप की, जिसका रीजन था लॉस ऑफ एसेंस। इस दौरान वॉर रूम में एम्बेसडर प्रेसिडेंट मफली की सोवियत प्रीमियर से बात करवाने की कोशिश करता है। वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ है और शराब के नशे में इतना धुत है कि प्रेसिडेंट को उससे बच्चों की तरह बात करनी पड़ रही है। प्रीमियर एम्बेसडर को बताता है कि सोवियत डूम्सडे मशीन का काम खत्म कर चुका है और मशीन अब आर्म्ड है। एलेक्सी डूम्सडे मशीन के बारे में प्रेसिडेंट और बाकी वॉर रूम में बैठे लोगों को बताता है, जिसमें बहुत सारे बैरिट्स बॉम्ब हैं कोबाल्ट थोरियम जी के साथ, जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये इस तरह से सेट किया गया है कि जैसे ही सोवियत पर कोई न्यूक्लियर अटैक स्ट्राइक होगी तो ये खुद ब खुद डेटोनेट हो जाएंगे। डेटोनेशन के 2 महीने के अंदर द कोबाल्ट थोरियम जी प्लैनेट को एक रेडियो एक्टिव डूम्सडे श्राउड में एनसर्कल कर लेगा, जिससे धरती पर सारे इंसानों और जानवरों का विनाश हो जाएगा और धरती का सरफेस 93 सालों तक जीने लायक नहीं रहेगा। इस डिवाइस को डिसमेंटल या अनट्रिगर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे खुद एक्सप्लोड होने के लिए प्रोग्राम किया गया है।
इस मोमेंट पे आकर हम पहली बार टाइटल कैरेक्टर फॉर्मर नाजी जर्मन डॉक्टर स्ट्रेंजलव से मिलते हैं। वो व्हीलचेयर में बैठा हुआ है, उसके एक हाथ में ब्लैक ग्लव है और वो एक स्टीरियोटिपिकल पागल साइंटिस्ट है। उसका एक्सेंट जर्मन या ऑस्ट्रियन है। वो प्रेसिडेंट का साइंटिफिक एडवाइजर है। वो बताता है ऐसी डूम्सडे मशीन तभी एक इफेक्टिव डेटरेंट या निवारक साबित होगी जब सब इसके बारे में जानते होंगे। एलेक्सी रिप्लाई करता है कि सोवियत प्रीमियर ने आने वाले वीक में इसकी एग्जिस्टेंस का दुनिया के सामने खुलासा करने का प्लान किया था। इधर बर्पल्सन में ये देखने के बाद कि अब वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता, जनरल रिपर अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है, जबकि मैंड्रेक रिपर के डेस्क ब्लॉटर से उसका CRM कोड आइडेंटिफाई कर लेता है, जो था OPE, अ वेरिएंट ऑफ बोथ पीस ऑन अर्थ एंड प्योरिटी ऑफ एसेंस, और वो ये कोड पेंटागन को पास ऑन कर देगा। इस रिकॉल कोड का इस्तेमाल करके SAC सक्सेसफुली सभी बॉम्बर्स को वापस बुला लेते हैं सिवाय एक के। वॉर रूम में कोई ये नहीं जानता कि एक सोवियत सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेन के फ्यूल टैंक्स को डैमेज कर चुका है और उसके रेडियो इक्विपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिससे सही कोड होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर प्लेन को वापस बुला पाना नामुमकिन है। मफली उस प्लेन का टारगेट डिस्क्लोज करके उसे खोजने में सोवियत्स की मदद करता है, पर इसके कमांडिंग ऑफिसर मेजर कॉन्ग ने कम होते हुए फ्यूल को देखते हुए रियल टारगेट के बजाय पास का एक बैकअप टारगेट चुन लिया। प्लेन नए टारगेट की ओर बढ़ता है और क्रू डैमेज बॉम्ब डोर्स को नहीं खोल पाते। कॉन्ग बॉम्ब बे में एंटर करता है और H बॉम्ब पर बैठ के टूटी हुई इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ठीक करता है, जिसके फौरन बाद दरवाजे खुल जाते हैं और बॉम्ब गिरा दिया जाता है। ये बॉम्ब सोवियत की एक ICBM साइट पर विस्फोट होता है। इधर वॉर रूम में डॉक्टर स्ट्रेंजलव अपने पुराने नाजी तौर तरीकों को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो प्रेसिडेंट को सैल्यूट करके मैं फ्यूरर कहने लगता है। वो उन्हें रेकमेंड करता है कि प्रेसिडेंट को कुछ लाख लोगों को डीप अंडरग्राउंड माइंस में रहने के लिए भेजना होगा, जहां रेडिएशन उन्हें पेनिट्रेट नहीं करेगी। फिर वो रेडिएशन थम जाने के बाद अर्थ को दोबारा से रीपॉपुलेट करने के लिए 10:1 फीमेल टू मेल रेशियो का ब्रीडिंग प्रोग्राम सजेस्ट करता है। टर्जिटसन को चिंता होने लगती है कि सोवियत भी अब उनके साथ ऐसा ही करेंगे। वो एक माइन शाफ्ट गैप के बारे में चेतावनी देता है, जबकि एलेक्सी सीक्रेटली वॉर रूम की फोटोग्राफ्स ले लेता है। इस चीज के लिए टर्जिटसन ने पहले भी उसे फ्रेम करने की कोशिश की थी। डॉक्टर स्ट्रेंजलव डिक्लेयर करता है कि उसके पास प्लान है, पर फिर वो अपनी व्हीलचेयर से उठता है और कहता है, मैं फ्यूरर आई कैन वॉक। डूम्सडे मशीन एक्टिवेट हो जाती है। फिल्म न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के सीन के साथ एंड होती है, जिसके साथ साथ हमें पॉपुलर वर्ल्ड वॉर 2 के सॉन्ग विल मीट अगेन का वेरा लिन वाला वर्जन सुनाया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। हालांकि इस मूवी को सभी आमतौर पर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंजलव ही कहते हैं, पर इसका पूरा टाइटल है डॉक्टर स्ट्रेंजलव और हाउ आई लर्न टू स्टॉप वरिंग एंड लव द बॉम्ब। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। पहले पार्ट को समझना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंजलव तो जाहिर है कि इस फिल्म का एक कैरेक्टर है जो एक्स नाजी साइंटिस्ट है और अब यूएस के लिए वेपन्स डेवलप करता है। ये थोड़ा अजीब है कि मूवी का टाइटल उस अजीब आदमी के ऊपर रखा गया है जिसका फिल्म में छोटा सा रोल है, जो सलाह देने और अपनी प्रोस्थेटिक आर्म से जूझने के अलावा कुछ नहीं करता है। मुझे लगता है कि क्यूब्रिक ने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि फिल्म के बाकी सभी कैरेक्टर से ज्यादा वही उस साइंटिफिक प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है जिसकी वजह से एटॉमिक बॉम्ब का क्रिएशन हुआ। पर हाउ आई लर्न टू स्टॉप वरिंग एंड लव द बॉम्ब, इसका क्या मतलब है? यहां कोई कैरेक्टर नरेटर नहीं है, तो इस आय का क्या मतलब है? क्या ये क्यूब्रिक हैं या प्रेसिडेंट मफली? कुछ भी क्लियर नहीं है। यह सच है कि कुछ कैरेक्टर्स यहां बॉम्ब से प्यार करते हैं। जब टर्जिटसन या स्ट्रेंजलव इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें एक तरह का सेक्सुअल प्लेजर नजर आता है और हर हाल में इस चीज को प्यार करना बहुत ही अजीब है। पर जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कि इसका ये टाइटल किसी और टाइटल से इंस्पायर्ड है। 1948 में डेल कार्नेगी नाम के एक राइटर ने एक सेल्फ हेल्प बुक लिखी थी। उसका टाइटल था हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये एक बहुत बड़ी बेस्ट सेलर थी और शायद क्यूब्रिक भी ये बात जानते थे।
न्यूक्लियर एनाइलेशन के ऊपर बनी ये फिल्म उस वक्त एक बढ़िया आयरनी होगी, तो ऐसा हो सकता है कि ये टाइटल कार्नेगी की बुक का आयरॉनिक रेफरेंस था। अब आते हैं इसके सिंबोलिज्म पे। सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग क्रेडिट के रीफ्यूलिंग वाले सीन की। इस सीन में हमें मिड एयर में फ्लाइट के दौरान ही बॉमर जेट को रिफ्यूल्ड होते हुए दिखाया जाता है। दो प्लेन्स के बीच का ये कनेक्शन उन कुछ सीरीज ऑफ सिंबल्स में से एक है जो सेक्सुअलिटी को मिलिट्री माइंडसेट से कनेक्ट करता है, जिससे पूरी दुनिया में वॉर्स रिप्रोड्यूस होती रहती हैं। दूसरा है स्ट्रेंज लव की व्हीलचेयर। व्हीलचेयर जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज लव बंधा हुआ सा है, इसकी कुछ सिंबॉलिक इम्प्लीकेशंस हैं। ये व्हीलचेयर एक तरह से वर्ल्ड वॉर II के बाद के क्रिपल्ड यानी विकलांग जर्मनी को रेफर करता है। ये व्हीलचेयर स्ट्रेंज लव को उस वॉरहॉक क्राउड में रिपर से लिंक करती है एज अ सिंबल ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। व्हीलचेयर स्ट्रेंज लव के मैड साइंटिस्ट वाले कैरेक्टराइजेशन का भी सिंबल है। क्यूब्रिक पहले भी ऐसा अपने फिल्म लोलिता में कर चुके हैं, जब उन्होंने एक बैठे हुए आदमी को फिल्म का खलनायक बनाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैठे हुए आदमी की कामनेस उसके कैरेक्टर की सिनिस्टर क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरी चीज और बहुत जरूरी चीज है डॉक्टर स्ट्रेंज लव का मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज लव की एक ब्लैक ग्लव वाली मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये ब्लैक ग्लव क्यूब्रिक का था जिसे वो सेट पे पहना करते थे ताकि वो वहां यूज होने वाली हॉट लाइट से अपना हाथ बचा सकें। सबको लगा कि स्ट्रेंज लव के लिए ये एक बेहतरीन प्रॉप होगा और ये क्यूब्रिक को 1927 में फ्रिट्ज लैंग की क्लासिक फिल्म मेट्रोपोलिस के मैड साइंटिस्ट की याद भी दिलाता है। फासिस्ट जर्मनी के एक फेमस साइंटिस्ट के तौर पर स्ट्रेंज लव के पास शायद लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट बायोटेक इंजीनियर लोगों का एक्सेस था जो उसके लिए प्रोस्थेटिक आर्म बना सके, पर इसमें कुछ खामियां थी। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अपनी एक अलग ही जिंदगी है और उसकी एक नाजी सैल्यूट की तरह उठते रहने की आदत है। ये आर्म मूवी में मैन मेड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है जो ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। क्यूब्रिक के लिए ये जाहिर तौर पर एक आयरॉनिक और फनी चीज थी और ये फिल्म के लास्ट सीन से साफ पता चलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन थीम्स के बारे में जिनका जिक्र हमें विकिपीडिया में भी देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है कोल्ड वॉर को सटायराइज करना। डॉक्टर स्ट्रेंज लव ने कई लड़ाइयों से कई सारे कोल्ड वॉर एटीट्यूड्स लिए, बट मेनली ये यहाँ अपने सटायर यानी व्यंग्य का फोकस थ्योरी ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड पर ही रखती है। इसमें वॉर के दोनों ही पक्ष कौन जीतेगा इसकी परवाह किए बिना न्यूक्लियर वॉर से आने वाली प्रलय की संभावना से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी दोनों का ही नुकसान होना तय है। डूम्सडे मशीन एक तरह से इस थ्योरी की लिमिटेशन है। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और फॉर्मर फिजिसिस्ट हर्मन कान ने इसे अपनी बुक ऑन थर्मोन्यूक्लियर वॉर में यूज किया था जो उन्होंने 1960 में लिखी थी। कान ने क्यूब्रिक को सेमी रियलिस्टिक कोबाल्ट थोरियम जी डूम्सडे मशीन के बारे में एजुकेट किया था और फिर क्यूब्रिक ने इसे फिल्म में इस्तेमाल किया। कान की राइटिंग और टॉक्स में अक्सर हमें कई कैलकुलेटेड चीजें नजर आती हैं, जैसे कि उन्होंने एक टर्म यूज किया था मेगा डेथ्स, जिसमें उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि ऐसी वॉर में कितने अमेरिकन की जान जा सकती है और यूएस फिर भी इकोनॉमिकली खुद को रिबिल्ड कर सकता है। कान का ये लाखों जान जाने वाला एटीट्यूड टर्जिटसन की प्रेसिडेंट को कही हुई बात में झलकता है जो उसने न्यूक्लियर वॉर के आउटकम के बारे में कही थी। वो कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम नॉट सेइंग वी वुडंट गेट आवर हेयर मस्ट, बट आई डू से नो मोर देन 10 to 20 मिलियन किल्ड टॉप्स डिपेंडिंग ऑन द ब्रेक्स। टर्जिटसन के पास एक बाइंडर है जिसमें वर्ल्ड टारगेट्स इन मेगा डेथ्स लेबल्ड है, पर यह टर्म कान की बुक से ही पॉपुलर हुआ था। इसकी दूसरी सबसे बड़ी थीम है इसका सेक्सुअल कनेक्शन। इस फिल्म के महीनों बाद डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लिग्रेस जी बेंसन से एक फैन लेटर मिला जिसमें उसने फिल्म को सेक्सुअली लेयर्ड बताकर इंटरप्रेट किया। क्यूब्रिक ने बेंसन को चिट्ठी का रिप्लाई करते हुए लिखा और उसकी इंटरप्रिटेशन को कंफर्म किया, ये कहते हुए, Seriously, you are the first one who seems to have noticed the sexual framework from the intromission to the last spasm. Sexual metaphors फिल्म में तब आए जब
क्यूब्रिक के कंसल्टेड न्यूक्लियर एनालिसिस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और यहीं से फिल्म में सेक्सुअलिटी के मेटाफोर्स बढ़ते चले गए, जैसे फ्यूल वाला शुरुआती सीन, रिपर का सिगार वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। व्हील चेयर में बंधा हुआ डॉक्टर स्ट्रेंजलव एंड में चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है। वो व्हील चेयर से खड़ा होता है, नाज़ी सैल्यूट देता है और फिर हमें उसका फेमस डायलॉग सुनाई देता है, मेन फ्यूरर आई कैन वॉक। ये लाइन जाहिर तौर पर पीटर सेलर ने इम्प्रोवाइज की थी जब वो एक्सीडेंटली अपनी व्हील चेयर से खड़े हो गए थे। ये हमें किसी टेंट रिवाइवल सीन की याद दिलाता है जहां लोग अपने फेथ हीलर से ठीक हो जाते हैं, पर इस केस में वो आदमी एक एक्स नाज़ी वेपन्स का डेवलपर था। जब ये क्लियर हो जाता है कि बॉम्बर्स में से एक को वापस नहीं बुलाया जा सकता, स्ट्रेंजलव डेलिबरेटली ब्रीड मास्टर रेस से भरी हुई नई दुनिया के बारे में सोचते हुए इस बात पर एक्साइटमेंट महसूस करने लगता है। स्ट्रेंजलव के सेक्स रेशियो और सेव होने वाली औरतों की फिजिकल अपीयरेंस वाले आइडिया को देखें तो ये ऑलमोस्ट एक तरह का यूजेनिक्स है, जिसे जर्मन सिर्फ अच्छे लोगों से बनी पॉपुलेशन के लिए टर्म के लिए यूज किया करते थे। इस तरह से वो अपने नाज़ी पास्ट को दोहराता है। हालांकि वॉर में बैठे लीडर्स यहाँ कनेक्शन को देखने में नाकाम हो जाते हैं, जो ये हाईलाइट करता है कि वो लोग अपने प्रेजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए कितनी भी इमोरल थिंग्स करेंगे, जिसमें एक नाज़ी को अपनी टीम में रखना भी शामिल है। इस एंडिंग के बारे में एंडलेस एनालिसिस होती रही हैं। कुछ क्रिटिक्स सोचते हैं कि स्ट्रेंजलव के रेजरेक्शन यानी एंड में उसके उठ खड़े होने का मतलब है कि फासिज्म असल में मरा नहीं था, ये बस टेम्परेरी डिसेबल्ड था व्हील चेयर के रूप में। अगर स्ट्रेंजलव की राइट आर्म फासिस्ट टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वही टेंडेंसीज एंड में जीत जाती हैं जब वो कहता है मेन फ्यूरर। हालांकि यूएसएसआर और यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में नाज़ीज के खिलाफ मिलकर लड़े थे, पर इस फिल्म में अल्टीमेट विक्ट्री नाज़ीज की ही हुई। स्ट्रेंजलव का लास्ट में प्रेसिडेंट को रेफर करते हुए नाज़ी सैल्यूट करना यूएस की इस इमोरलिटी को दर्शाता है कि अब वो उतने ही बुरे हैं जितने नाज़ीज थे। इनफैक्ट फिल्म में एक सीन में प्रेसिडेंट मफली भी ये कहते हैं, आई विल नॉट गो डाउन इन हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट मास मर्डर सिंस अडोल्फ हिटलर। और अब हम उसी इतिहास को दोहराते हुए देखते हैं। आखिर में फिल्म बॉम्ब्स एक्सप्लोडिंग वाले सीन के दौरान वील मीट अगेन बजने से अपनी सेक्सुअल थीम पे वापस आ जाती है। दुनिया में बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन इस फिल्म का क्लाइमैक्स है और ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस के लंबे दौर के एंड में किसी ऑर्गेज्म की तरह है। फिल्म में बहुत सारी चीजों को बार बार सेक्स से कंपेयर किया जाता है। यहाँ इस सॉन्ग का यूज यूएस और सोवियत यूनियन के बीच के रिश्ते को किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप के सिमिलर ही दिखाया गया है। ये सब बहुत ही डीप है, जैसा कि हम क्यूब्रिक की फिल्म से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग होनी थी वॉर रूम में एक पाई फाइट, लेकिन प्रेसिडेंट केनेडी के असैसिनेशन के बाद क्यूब्रिक ने इसके बारे में दोबारा सोचा और इसमें एक रिडिकुलस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को अथॉरिटी लेते हुए दिखाया। और इस चीज को जानने के बाद आखिर में मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ा जोक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर स्ट्रेंजलव का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।